अहमदाबाद के विजय नेहरा कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 24 तारीख को, 24 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि जिस तेजी के साथ अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद, जी हाँ, जहां पर नमस्ते ट्रंप हुआ था, उन्होंने वहां कहा कि जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर 4 दिन में दुगने हो रहे हैं, उस रफ्तार से अगर हुए तो हम हजारों से लाखों तक पहुंच सकते हैं। और एक चेतावनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, धोखे में ना रखते हुए अहमदाबाद के कमिश्नर ने चेतावनी दी। लेकिन असर क्या हुआ? सरकार को पसंद नहीं आया, गुजरात की सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये कमिश्नर क्यों ये सब कह रहे हैं। उन्हें खामोश रहना है, आंकड़ों का खेल खेलना सीखना चाहिए उन्हें। और उसके बाद गुस्से में क्या हुआ कि उन्हें 5 मई को कहा गया कि हमें ऐसा लगता है, गुजरात की सरकार ने कमिश्नर को कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आप कोरोना वायरस पॉजिटिव जो लोग उनके संपर्क में आए होंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि कमिश्नर साहब आप क्वारंटाइन हो जाइए, आप अपने घर पे थोड़े दिन छुट्टी लेकर रहिए। विजय नेहरा जी ने छुट्टी ले ली और अपने घर में क्वारंटाइन हो गए और उनका टेस्ट हुआ 9 मई को, और वो कोरोना नेगेटिव पाए गए। और अब उनकी इच्छा थी कि एक समय ऐसा है आपदा का कि वो घर नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें अपनी ड्यूटी पर आना है। उससे पहले उन्हें नोटिस थमा दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई। अहमदाबाद कमिश्नर के पद से विजय नेहरा को हटा दिया गया है। अब आप समझ रहे हैं ये खेल क्या हो रहा है। अब भक्त कहेंगे कि मैं अहमदाबाद के, गुजरात के अहमदाबाद पे क्यों बोल रही हूं। जब हम अपने जम्मू कश्मीर के कश्मीर और श्रीनगर पे पहुंच देंगे तो हम अपने भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद पे क्यों नहीं बोलेंगे। ये संघी और भक्तों ने क्या किया मालूम है आपको मैं बताती हूं। इन्होंने ये तेरा राज्य ये मेरा राज्य कर दिया, ये तेरे राज्य की सीमा ये मेरे राज्य की सीमा कर दी है। मैं आपको ये चेतावनी दे रही हूं, उनको समझा दीजिएगा। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये हमारा देश है, राज्य है। इन राज्यों की जो सीमाएं, सरहदें आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। मजदूरों के साथ, माफी चाहूंगी इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कि आज देश के गरीब मजदूर लाखों जो सड़कों पर है, भूखे और प्यासे मीलों चल रहे हैं, उनके साथ सरहदें बना दी गई हैं। गाजियाबाद यूपी का बॉर्डर, आज के हालात देखे आपने, नहीं देखे तो फेसबुक पे करिए, गाजियाबाद यूपी के बॉर्डर पे हालत क्या हो चुकी है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और भीड़ में दबे हुए मजदूर गरीब अपने घरों में जाने के लिए सरहद पर रोक दिया गया है उन्हें, और ये कहते हैं हम सरहद पार नहीं करने देंगे। आप कौन होते हैं सरहद बनाने वाले? ये इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर कोई आतंकी है जिसे घुसने नहीं दिया जाएगा भारत में। इसी तरह का व्यवहार किया जा रहा है उस गरीब मजदूर से कि आप उन्हें सरहद अपने घर नहीं जाने देंगे। मैं पूरी तरह से इसका विरोध करती हूं और आपसे समर्थन चाहूंगी कि भारत के अंदर जो सीमाएं बनाई जा रही है, जो सरहदें बनाई जा रही हैं, उन्हें रोका जा रहा है। उनका यह कहना है कि क्या गारंटी है कि ये सरहद में से, अब हमारी सरहद से, सीमा से, गाजियाबाद से, बॉर्डर से, यूपी के बॉर्डर से अंदर आएंगे तो ये कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं होंगे। बिल्कुल इनका टेस्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है भी तो उसका इलाज करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उसको यू कहकर आप उसे भगा कैसे सकते हैं कि आप मेरे राज्य के नहीं हैं, आप मेरे राज्य में काम नहीं कर रहे थे, आप बाहर से हैं, मैं आपको घुसने नहीं दूंगा। ये सरहदें और सीमाएं बनाई जा रही है। आज प्रियंका गांधी जी ने लगातार, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 3 मई को कहा कि जितने भी गरीब मजदूर सड़कों पर, उनकी मदद करिए, उन्हें खाना, रहना, अगर ट्रेन और बसें की सुविधा देनी है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी पैसे से, जेब से, अपनी पैसे से उनकी मदद करनी चाहिए। हर राज्यों के हमारे जो प्रभारी कांग्रेस के हैं वो आगे बढ़े मदद के लिए और अपने तौर तरीकों पर, अपने क्षमताओं में मदद करने लग गए। वहीं पर प्रियंका गांधी जी यूपी की महासचिव प्रभारी हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक हेल्पलाइन जारी किया, जिसका नंबर जो मैं आपको दोबारा बता रही हूं, उसका नंबर जो है, उसका नंबर 7399901414 है। इसको उन्होंने मार्च और अप्रैल के महीने में ही शुरू में लॉन्च कर दिया। लॉन्च करते ही पूरे देश के अंदर यह नंबर वायरल हो गया। वायरल होते ही कि पूरे देश के अंदर जहां जहां जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश के लोग फंसे हुए थे, उन्होंने प्रियंका गांधी जी की हेल्पलाइन पे कॉल करनी शुरू कर दी। कोई कहीं राज्य में, कोई कहीं राज्य में, और बोला कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। प्रियंका गांधी जी के प्रयासों से 1000 बसेस का अरेंज किया गया, 1000 बसेस को, और वो 2 दिन से यूपी के बॉर्डर पे खड़ी हुई है। क्योंकि ये मदद
अगर ये कहते हैं कि राजनीति है तो मैं माफी चाहूंगी, हम राजनीति में हैं और इस समय इस तरह की राजनीति की इस देश को, गरीब मजदूर को सख्त जरूरत है कि आप राजनीति के तहत उन मजदूरों की मदद के लिए 1000 बसेस का इंतजाम कर देती हैं प्रियंका गांधी। 1000 बसेस खड़ी हैं। इनको ये लगा कि नहीं, ये हवाबाजी होगी। 1000 बसेस प्रियंका गांधी कैसे कर सकती हैं? पहले इन्होंने 2 दिन आनाकानी की, उसको नकारा, उसमें राजनीति बताई, उसके लिए हामी नहीं भरी। लेकिन फिर इनको लगा कि क्यों नहीं एक बार प्रियंका गांधी का टेस्ट किया जाए। उन्होंने लेटर लिखा प्रियंका गांधी जी को, योगी सरकार ने, कि हाँ ठीक है, हम आपकी 1000 बसेस का अपने मजदूरों को लाकर के लिए इजाजत देते हैं, लेकिन आप अपने बसों के नंबर और ड्राइवर के नाम, फोन नंबर, 3 चीजें हमें बताइए। उन्हें लग रहा था कि शायद प्रियंका गांधी नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रियंका गांधी जी की इन 1000 बसों की तैयारी, उस नंबर को वायरल करना, लोगों के कॉल रिसीव करना, एक डाटा बनाना और उसकी तैयारी करने में एक लंबा समय लगा था। और उसके बाद वो आज यहां पहुंची थी कि उन्होंने कहा मेरी बसें खड़ी हैं, ऑलरेडी खड़ी हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नाम और नंबर दीजिए, हम दे देते हैं। और कुछ घंटों के अंदर ही, जैसे ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का लेटर मिला कि आप हमें बस से ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर दीजिए, प्रियंका गांधी ने कुछ घंटों में, 2-3 घंटों के अंदर ही वो सारी की सारी जानकारी उत्तर प्रदेश की सरकार को भिजवा दी है। अभी मैं टीवी 9 भारत के इंटरव्यू पर थी और वहां पर जब पता लगा कि आप नहीं फंसा पाए, आपको लग रहा था कि ये झूठी जानकारी होगी, प्रियंका गांधी जो बता रही है 1000 बसेस खड़ी हैं वो तो सच खड़ी हैं, तो अब क्या कहा? अब कहा नहीं 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 नहीं, हम इतने लोगों को अभी ले कैसे पाएंगे, उनकी तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उस टेस्टिंग में समय लगेगा। तो आप बनाइए ना उनके लिए शिविर, कैंप लगाइए ना, उन्हें खाने का, उनके खाने और रहने का इंतजाम कीजिए ना, आप उनका टेस्ट कीजिए ना, जो पॉजिटिव है उनको इलाज दीजिए, जो नेगेटिव है उन्हें घर भेजिए ना। नए से नए बहाना ढूंढे चले जा रहे हैं। जैसे अहमदाबाद के कमिश्नर को बताया कि आप सही आंकड़े बता रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद की अभी की रिपोर्ट आई है, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आंकड़ों से खेल रहे हैं, मौत के आंकड़ों को वो छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, क्योंकि उसमें उनकी थूथू होती है, उनकी नाकामियां सामने आती हैं। वैसे ही गुजरात का अहमदाबाद चाइना का वुहान बन रहा है, क्योंकि जब चाइना में कोरोना वायरस हुआ तो वुहान एक सिटी है जो केंद्र बनी वो कोरोना वायरस का। इसी तरह पूरे देश के गुजरात का अहमदाबाद सेंटर बन चुका है। आज गुजरात के अंदर, आज 18 मई को 35 मौतें मात्र गुजरात में हुई और उनमें से 31 मौतें अहमदाबाद की हैं। ये राजधानी है गुजरात की, ये मॉडल है उसका। आज गुजरात के अंदर 367 अगर मामले आए हैं तो 367 मामलों में से 263 मामले मात्र अहमदाबाद के हैं। पूरे गुजरात में अगर 11,744 मामले आए हैं पूरे गुजरात में, तो मात्र अहमदाबाद में 8,686 मामले आए हैं। पूरे गुजरात में अगर अभी तक 700 मौतें हो चुकी हैं तो उसमें से 700 में से मात्र अहमदाबाद में 555 मौतें हुई हैं। आप देख रहे हैं वही गुजरात का अहमदाबाद है जहां पर समय रहते कार्रवाई न करके नमस्ते ट्रंप के नाम पर लाखों लोगों को स्टेडियम में इकट्ठा किया गया था। और यही अहमदाबाद के कमिश्नर ने जब जगाने का काम किया तो उनको कहा आपको ही क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, आपको ही लगता है कि आपको कोरोना वायरस शायद हो गया है। उन्हें घर भेज दिया गया, उसके बाद उनका टेस्ट हुआ है और वो नेगेटिव पाए जाते हैं। और उसके बाद जब वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि इस आपदा के घन संकट में मैं घर नहीं बैठ सकता हूं, मुझे अपनी ड्यूटी पर आना है, तो उनकी छुट्टी कर दी गई अहमदाबाद कमिश्नर के पद से। तो मैं आपको साफ साफ कह रही हूं, सिर्फ आंकड़ों से खेला जा रहा है। राजनीति की बात है। निर्मला सीतारमण जी को आपने सबने सुना, वीडियो खूब वायरल हुआ, मैंने भी शेयर किया। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, वो राहुल गांधी जी को कह रही हैं कि आप क्यों उस गरीब मजदूर को मिलने गए, आपने क्यों उसका दर्द सुना, आपने क्यों उसकी कहने पर उसकी मदद की, उसको गाड़ी व्यवस्थित करके उसके घर तक पहुंचा दिया। उनका ये कहना था कि आपने उसके साथ बैठकर, उसको बिठाकर, उससे बात करके उसका समय बर्बाद किया। आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको उसके बच्चों को उसका सूटकेस उठाकर उसके साथ पैदल चलते चलते बात करनी थी, उसके घर तक ले जाते हुए पैदल, ताकि उसका समय बर्बाद ना होता। ये हमारी वित्त मंत्री का बयान है। अब ये कह रहे हैं कि
देखिए, मैं आपको साफ कह रही हूं, थोड़ा समझिए राजनीति को। जब एक राज्य के भीतर का मामला होता है तब वो राज्य का मामला होगा, उसके मुख्यमंत्रियों को कोई दो राय नहीं, जिम्मेदारी पूरी लेनी चाहिए। जब एक राज्य से दूसरे राज्य का मामला बन जाता है तो ये केंद्र के अधीन बात आती है। यहां पर केंद्र को अब कोऑर्डिनेशन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बार वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की कि देश के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार मैं बातचीत और संपर्क में कर रहा हूं। आप लगातार देश के मुख्यमंत्रियों को बिठा के बात तो कर रहे थे, पर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया। आज एक राज्य से दूसरे राज्य लोगों को जाना है और रेल मंत्रालय कहता है हमारी ट्रेनों को राज्यों में अंदर जाने और बाहर जाने के लिए एनओसी नहीं मिल रहा है। अरे अभी तक देश में ट्रेनें चल कैसे रही थी? क्या वो मोहताज थी एनओसी की? राज्य सरकारें एक दूसरे राज्यों में जब ट्रेन पूरे देश के अंदर एक जाल बिछा हुआ है, क्या वो इजाजत से ट्रेनें चलाई जाती थी? तो आज कोई इजाजत की आपको जरूरत है। और कोई राज्य अपने मजदूरों को लेने से मना करता है और कोई राज्य अगर मजदूरों को अपने राज्य जाने से रोकता है। दो चीजें हैं, एक राज्य छोड़ के जाना चाहते हैं, दूसरे अपने राज्य में जाना चाहते हैं। दोनों में अगर कोई भी राज्य मजदूरों का शोषण करता है, उनके साथ अत्याचार करता है, उन्हें रोकता है जाने और आने से, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूं आवाज उठाइए। उन्हें जाने से और अपने गृह राज्य पहुंचने से अंदर से कोई रोक नहीं सकता है। आज एक और वीडियो सामने आया है, टीवी के अंदर चल रहा है, वायरल है। आपने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम है। अनाज की गाड़ियां जिसपे लिखा हुआ है कोरोना आपदा राहत सामग्री जा रही है, उसमें कोरोना आपदा राहत सामग्री जा रही है उन सरकारी ट्रक में, और वो ट्रक में सामग्री क्या थी? गरीब के लिए मुफ्त भेजा गया 1000 बोरी अनाज था। जो कहां भेजा गया था? उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूर किसान के घर पहुंचाने के लिए 1000 बोरी अनाज भेजा गया केंद्र से उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो पहुंचा कहां? उत्तर प्रदेश में ही पहुंचा। वो ट्रक मध्य प्रदेश में पाया गया और उसकी काला बाजारी हो रही थी। 1000 की जो मुफ्त में अनाज उत्तर प्रदेश पहुंचना था, वो काला बाजारी और बिकने के लिए मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है। न्यूज देख लीजिएगा, वायरल है। मैं कुछ नहीं कह रही इसमें, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूं कि अगर हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो हमारी सरकार आपकी राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में है, पौंडीचेरी में है, 4 राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार है, और आप अगर झारखंड कहें या महाराष्ट्र कहें, वहां पर हमारे समर्थन से सरकार कोई और चला रहा है। हमारा तो सिर्फ कुछ विधायकों का समर्थन है उन सरकारों को। फिर भी उनकी भी जिम्मेदारी लेते हुए 6 राज्य मात्र देश में मैं आपको बता सकती हूं। अगर वहां कोई कमी विद इन अ स्टेट है, आप बताइए। हम ये नहीं कहेंगे आप राजनीति कर रहे हैं, हम उसे सुनेंगे। हम अपनी सरकारों को, अपने मुख्यमंत्रियों को उस बात के लिए बताएंगे कि ये जानकारी हमारे ध्यान में आई है कि हमारी कांग्रेस की अपनी सरकारों के तहत सिर्फ 2 में हमारे सहयोगियों की सरकार है, 4 में हमारी कांग्रेस की सरकार है। अगर कुछ होता है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमें राजनीति नहीं कहेंगे इसे, आप बताइए हमें। लेकिन अगर हम आपसे दूसरे राज्यों की बात करते हैं, क्योंकि वो राज्य, इनका कहना है कि वो तुम्हारा राज्य, ये मेरा राज्य है, ये तुम्हारे लिए होगा। ये जिनको हिंदू मुस्लिम करने की आदत है ना, ये तुम्हारा राज्य, ये मेरा राज्य, तुम्हारी सरहद मेरी सरहद, हाँ ये तुम्हारी सरकार, ये मेरी सरकार। जी नहीं, ये देश हमारा है, इस देश का हर राज्य हमारा है, इस देश का मजदूर हमारा है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, बहुत से अच्छे अधिकारी, जिस तरह से मैंने अहमदाबाद कमिश्नर विजय नेहरा के बारे में आपको बताया है कि किस तरह एक साजिश करके, क्योंकि वो सच्चाई बता रहे थे, उन्हें वहां से बर्खास्त किया गया है। और प्रियंका गांधी जी की 1000 बसें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे तैयार खड़ी हैं, फोन नंबर, ड्राइवर के नाम, सब कुछ, बसों के नंबर भी दिए जा चुके हैं। अब बस इंतजार है कि कोई और बहाना ना लगाते हुए उन बसों को उत्तर प्रदेश की सरहद के भीतर जाने दिया जाए, वरना गाजियाबाद का आज का जो मंजर हम सब ने देखा है वो अपने आप में खतरा पैदा करता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगी, ढोंग और तमाशे बंद कर दीजिए, ये समय नहीं है। आपके नेता कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं। जो आप कहते हैं केजरीवाल जी, वो आपके नेता चीख चीख कर कहते हैं, बट आपके नेता जो मीडिया में कहते हैं वो आप नहीं कहते हैं, आप खामोश हो जाते हैं।
आप केंद्र से सवाल नहीं करते, आप मोदी शाह की जोड़ी को अब नहीं ललकारते हैं, लेकिन आपके नेता ललकारते हैं। आप समझ रहे हैं? ये जो दोहरा चरित्र है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये बंद कर दीजिए। आज इनके नेता यशवंत सिन्हा जी राजघाट पर, अभी मैंने सुना कि वो सत्याग्रह कर रहे हैं राजघाट पर, और उन्होंने मांग की है कि देश के अंदर जो पूरे मजदूर लाखों एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, ये काम सेना को सौंप दिया जाए कि सेना तुरंत अपने हाथ में जिम्मेदारी लेते ही कुछ दिनों में जो है ये समस्या का पूरी तरह समाधान कर देगी। जो भी मजदूर जहां भी फंसा है, सड़कों पर है, उन्हें तुरंत सेना अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचा सके और उन्हें आप खाना, इलाज वो सब दे सके। ये मांग को लेकर यशवंत सिन्हा राजघाट सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने देखा है कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं तुरंत यशवंत सिन्हा का समर्थन करने वहां पहुंच गए। याद रखिएगा, दिल्ली के दंगों में यही आम आदमी पार्टी के नेता टीवी और मीडिया में बड़े बड़े वीडियो बनाकर ये कहते रहे कि दिल्ली के दंगे भयानक हो रहे हैं, इसलिए सेना को बुलाना चाहिए, पुलिस काबू नहीं कर पा रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मीटिंग देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ चल रही थी। उस मीटिंग के अंदर जो सही जगह थी, जो सही समय था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल देश के गृह मंत्री से ये निवेदन करते कि दिल्ली के दंगों में पुलिस नाकाम हो रही है रोकने में, आप सेना को बुलाइए। वहां उन्होंने वो बात नहीं कही। अमित शाह जी के सामने उन्होंने चुप्पी साध ली और एक बार भी ये नहीं कहा कि सेना को भेजिए, पुलिस के बस का नहीं है, वहां मारकाट हो रही है, लोग अपनी जान से हद हो रहे हैं, नहीं कहा। लेकिन बाहर इनके नेता ये बयान देते रहे सेना बुलाइए। आज भी वो यशवंत सिन्हा जी का ढोंग कर रहे हैं, यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करने का ढोंग कर रहे हैं, वहां पहुंच गए हैं कि हाँ सेना बुलाई जानी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करती हूँ। यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा है, मैं व्यक्तिगत तौर पे, कांग्रेस का क्या स्टैंड है वो कांग्रेस बताएगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे यशवंत सिन्हा जी के साथ सहमत हूं कि हाँ, अगर सरकार से ये नहीं संभल रहा सब कुछ भी, दो राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने में आप फेल हो चुके हैं, तो सेना को सौंप दीजिए, क्योंकि लोगों की जान पर बनाई है। आज 4th लॉकडाउन आपने घोषित कर दिया, 31 मई तक 4th लॉकडाउन आज है, लिख कर रख लीजिए। 5th लॉकडाउन भी आएगा, 6 भी आएगा, जून पूरा उसमें जाएगा, उसके बाद लाख और 2 लाख भी मामले पहुंच जाएं, उसकी चपेट में भगवान न करे, मैं दोबारा दुआ करती हूं आप और हम आए, आप और हमारा परिवार आए। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। आंकड़ों का बहुत बड़ा खेल हो रहा है, क्योंकि विश्व में वाहवाही लूटनी है कि पूरे विश्व में एक ही नेता है जिसकी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी उसके आंकड़े जो हैं वो कुछ भी नहीं है। पर ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई छुपाई जा रही है। सच्चाई बताने पर ही विजय नेहरा, अहमदाबाद के कमिश्नर, को वहां से छुट्टी कर दी गई, उन्हें हटा दिया गया कमिश्नर के पद से। सो मैं आप सभी से कहूंगी, सचेत रहिए। 4th लॉकडाउन शुरू हो चुका है, घरों में रहिए, अपने हाथों को लगातार धोते रहिए, जितना हो सके मास्क का, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, बाहर मत जाइए, अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखिए, क्योंकि जो 1 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए हैं वो भी ये सोच रहे थे कि मुझे नहीं हो सकता है, लेकिन उनको हुआ है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, अपने आप को सुरक्षित रखिए और बिल्कुल इस गरीब मजदूर की आवाज, क्योंकि एक और मजाक बार भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा श्री राहुल गांधी जी ने जब तीसरी प्रेस वार्ता की तो उसमें ये सुझाव दिए थे कि ये जो लाल और संतरी और हरा जोन है कि कौन सबसे खतरनाक इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव के लोग हैं, और ग्रीन जहां पर कोई नहीं है, ये केंद्र नहीं तय करे, ये राज्यों को तय करने दीजिए, क्योंकि वो जमीन पर उन्हें ज्यादा हकीकत इस बात की मालूम है। दिल्ली सरकार को लड़ना चाहिए था। लॉकडाउन 1, 2, 3 तक ये जोन तय करने का काम केंद्र कर रहा था और दिल्ली को पूरे रेड जोन में डाल दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए लड़े नहीं, बिल्कुल नहीं लड़े। अगर आवाज दिल्ली और देश की उठाई तो राहुल गांधी जी ने उठाई और ये दबाव बनाया कि ये जोन तय करने का जो फैसला है वो केंद्र सरकार दिल्ली में बैठकर ना करे, ये राज्यों के मुख्यमंत्री और सरकारों पर, वहां के अधिकारियों के ऊपर छोड़ दे। आज खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी की इस बात को मानते हुए लॉकडाउन 4 में
ये सरकार, केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि अब जोन तय करने का काम केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकारें करेंगी। और अब मुझे आगे यकीन है ये दबाव आपकी तरफ से बना रहा तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ये आपकी जीत होगी, ये इस देश भारत की जीत होगी, ये मजदूर की जीत होगी। दबाव फिर वही जिसपे आज भी हम अटे हुए हैं कि 14 करोड़ मनरेगा और शहरों के बेरोजगार युवाओं के खातों में 7,500 महीना मात्र अगले 3 महीने तक आप दे दीजिए, हमेशा के लिए नहीं। बस इतना हम आपसे कह रहे हैं। हमारी मांग, दोबारा दोहरा रही हूं, हमारी मांग गरीब की जेब में पैसा, भूखे के पेट में रोटी, सही समय पर सही इलाज और रोजगार, बस हमारी ये मांग है। और इस मांग तक मैं उम्मीद करती हूँ आप और हम यूं ही देश के लिए अड़े रहेंगे और मांग को उठाते रहेंगे।